वेलकम टू माई चैनल के कॉर्नर। जैसे कि मॉक सीरीज़ चल रही है, ऑलरेडी मॉक टेस्ट 6 तक हमने अपलोड कर लिए हैं अपने चैनल पे। वो आप एसएसटी की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ऑल प्ले मॉक टेस्ट आर प्रेजेंट ओवर देयर। ओके, टुडे इस मॉक टेस्ट नंबर इज़ 7, जिसमें हम 5 सेक्शंस जो है कवर कर रहे हैं। इंग्लिश, मैथ्स, जीके, जिसमें करंट अफेयर्स और पाकिस्तान स्टडी भी इंक्लूडेड है। प्लस में ईडीएस एंड कंप्यूटर, ये 5 पोर्शन हम हर एक मॉक टेस्ट में कवर कर रहे हैं ताकि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे पास आ जाएं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज आई फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज डैश दिस न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा, डिफ़िकल्टीज़ के साथ हमेशा विथ आता है। ठीक है, हमेशा विथ आता है। ऑन और एट इसलिए नहीं आता क्योंकि हम किसी प्लेस की बात नहीं कर रहे इस वक्त, क्योंकि ये दोनों प्लेसमेंट के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं। और इन इस सेंस में आता है जब हम आगे लगाएं, इन डिफ़िकल्ट टाइम, ठीक है, इन डिफ़िकल्टीज़, इस तरीके से हम आगे सेंटेंस को लेके चलें तो उस सूरत में हम इन बिफोर डिफ़िकल्टीज़ लगा सकते हैं, लेकिन आफ्टर जो है हमेशा विथ ही कैरी करता है डिफ़िकल्टी वर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट द स्पेलिंग। ये मैंने स्पेलिंग्स के इसलिए इंक्लूड किए हुए हैं ताकि आपको ये पता हो कि स्पेलिंग्स पे भी गौर करना है, उसको हमने इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। तो कुलीग की स्पेलिंग है तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाली है नहीं। स्पेलिंग्स पे हमें ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, अ वर्किंग पार्टी हैज़ बीन सेट अप टू लुक डैश द प्रॉब्लम। ठीक है, अब लुक के साथ यहाँ पर क्या आएगा, इसकी कोई ना कोई लॉजिक तो होगी ना। तो लुक के साथ हम जो करेंगे वो लुक एट। ठीक है, लुक एट। अब लुक एट क्यों आएगा? अगर लुक के साथ इन आ रहा है तो उस सूरत में इसकी मीनिंग बन रही है टू विजिट, टू विजिट अ प्लेस शॉर्ट टाइम। ठीक है, कहीं पर भी शॉर्ट टाइम के लिए कोई प्लेस हम विजिट करते हैं तो हम कहते हैं लुक इन। लुक एट का मतलब है कंसीडर करना, ठीक है, या रिव्यू करना, इस तरीके की मीनिंग आती है लुक एट की। और लुक फॉर तब हम यूज़ करते हैं जब कोई भी चीज़ हम सर्च कर रहे हों लेकिन वो लॉस्ट हो हुई हो। जिसके कोई भी चीज़ हमारी गुमशुदा है, हम उसको तलाश कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उस सूरत में हम कहेंगे लुक फॉर। ठीक है, लुक फॉर, आई एम लुकिंग फॉर माई पेंसिल, आई एम लुकिंग फॉर माई न्यू शर्ट। ठीक है, तो उस सूरत में, और अबाउट नहीं आएगा, ये बिल्कुल गलत है। तो इन तीनों के हिसाब से देखें, प्रॉब्लम्स को हम कंसीडर करते हैं, रिव्यू करते हैं, इस हिसाब से हमने लुक के साथ एट यहाँ पर फिट किया है। क्वेश्चन नंबर 4, सपोजिंग इफ़ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। यहाँ पर कंसीडर कर लें, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसमें से करेक्ट कौन, इसमें से एरर करेक्शन कहाँ पर है, सॉरी एरर कहाँ पर है, सिर्फ उसको क्लिक करना है। अब देखें, वर्ड सपोज और इफ़ दोनों एक ही सेंस में यूज़ होते हैं जब हम कंडीशन देते हैं। ठीक है, कि और यहाँ पर एक सपोजिशन ली हुई है कि अगर रेन हो तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे। तो ये दोनों सपोजिंग और इफ़ दोनों का एक साथ यूज़ होना बिल्कुल सेंसलेस है। तो इफ़ यहाँ पर गलत है, या तो हम सपोजिंग यूज़ करें या तो सिर्फ इफ़ यूज़ करें। ठीक है, सपोजिंग पे कोई भी अंडरलाइन नहीं है तो इसलिए हम इफ़ को रिमूव करेंगे। सपोजिंग इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, या अगर इस तरीके से भी कह सकते हैं इफ़ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। उस सूरत में ये सपोज नहीं आएगा वर्ड, क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस में इन दोनों की मीनिंग सेम ही आ रही है। फाइन, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज़ मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 5, द हाफ के जी इज डैश फ्रैक्शन ऑफ 5 kg। ठीक है, यहाँ पर हाफ के जी है, ठीक है, जिसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, यहाँ पर 5 kg है। ठीक है, अब आसान सा तरीका यह ये है, अगर यहाँ पर 1 kg होता तो 1/5 लिख लेते हैं हम सिंपली। ठीक है, तो वो हमारा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हाफ है, हम दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं पहले ग्राम्स में। ठीक है, 1/2 kg कितने ग्राम हो जाता है, 500 ग्राम। ठीक है, डिवाइड करेंगे मीन्स के 5 kg का फ्रैक्शन निकालना है ना इसके साथ। तो 5 kg, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो 5 kg इज इक्वल्स टू 5000
ग्राम्स, ठीक है। बस इसको रिड्यूस करना है, हमारे पास आ जाएगा 0 0 से कट हो जाएंगे। 5 टाइम 1 इज 5 टाइम 1 इज यहाँ पर क्या आ गया 1 टाइम 1/10, तो 1/10 इसका फ्रैक्शन है। इजी वे ये होता है कि हम इनको पहले यूनिट्स जो है सेम बनाएं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर भी ग्राम का बना दिया, यहाँ पर भी ग्राम। यूनिट जब एक जैसे बनते हैं तो उसका फ्रैक्शन बहुत इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट रिड्यूस इट। फाइन। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन पेंटागन इज। अब देखें, कोई भी फिगर हो, कोई भी शेप हो जिसकी 4 या मोर देन 4 कॉर्नर्स हो, ठीक है, 4 या मोर देन कितने भी कॉर्नर्स हो, साइड्स हो, उनका टोटल 360 ही बनता है, ठीक है। 4 कॉर्नर्स, 4 एंगल्स या 4 से ज़्यादा, उन सब का 360 बनता है। 4 से कम वाला शेप क्या होता है? सिर्फ ट्राइंगल ही होता है, इसके अलावा तो कोई भी नहीं होता। तो ट्राइंगल का टोटल क्या होता है? 180, ठीक है। तो ये याद रख ले, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, उन सब का टोटल एंगल्स का 360 ही बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। फाइन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द मिसिंग एंगल। अब देखें, ये कुछ लाइंस बनी हुई है। एक मैंने लाइन ड्रॉ की, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। अगर मैं उसको सिंगल लाइन को कट कर रही हूँ तो अब ये दोनों लाइंस कहलाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं जो एक दूसरे को ऐसे कट करती हैं, ठीक है। इस सूरत में इसका सेंस क्या बनेगा कि जितनी भी ये एंगल है, सपोज ये 60 है, तो उसकी जो ऑपोजिट होगी, ये ऑपोजिट है ना, ये ऑपोजिट जितनी होगी वो भी उतनी ही होगी, ठीक है। ये इनका एक रूल है, पॉलिसी है। फाइन। इसके सेंस में अब देखें, ये स्ट्रेट लाइन है, समझा रही हूँ ताकि अगर कोई और भी एंगल पूछी जाए हम इजीली इसमें से फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन कितनी होती है? 180 डिग्री की, ठीक है। उस स्ट्रेट लाइन में एक हमें 60 डिग्री बनी मिली हुई है, तो बकाया कितनी हुई? मीन्स के इसमें से 60 माइनस कर लेंगे तो बकाया कितने हो जाएंगे? 120। तो हमें ये पता चल गया, जब ये 120 है तो इसकी अपोजिट भी 120 ही होगी, क्योंकि ये एक रूल है 120। फाइन। ये हो गया एक इंटरसेक्टिंग लाइन, सर, ठीक है। अब अगर यहाँ पर एक लाइन कट हो रही है तो इंटरसेक्टिंग है, यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस हैं, उनको जो ये लाइन कट कर रही है ये होती है ट्रांसवर्सल लाइन। इंटरसेक्ट ही कर ली है, लेकिन यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो एक लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाएगी। रूल्स यही अप्लाई होंगे, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर ये 60 है तो इसके ऑपोजिट ये है, तो ये भी 60 हो जाएगी, ठीक है। फिर वही बात है कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन 180 की होती है, ये 60 है तो ये कितनी हो जाएगी? 180, सॉरी 120। फाइन। अब दूसरी बात, मैंने ये क्यों फाइंड आउट की? क्योंकि जब भी ट्रांसवर्सल लाइन की बात आती है, जो उसके बिल्कुल लाइन कट कर रही है ना, ये लाइन कट कर रही है, ठीक है, तो ये लाइन कट कर रही है, तो इसके ऊपर जो ये वाली एंगल है ये इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगी। तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं, ठीक है। एक तो ऑपोजिट लाइंस, ऑपोजिट एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों इक्वल होती हैं। तो ये अपोजिट एंगल हो गई 60, तो ये मैंने इक्वल बना दी। अब इसकी करस्पॉन्डिंग ये है तो ये कितनी हो जाएगी? 120। तो हमें फाइंड आउट भी यही वाली करनी है, इसीलिए मैंने इसको पहले यहाँ फाइंड आउट किया। हमें इससे ये पता चल गई कि ए एंगल कितनी है, दैट इज़ 120। अब इसके मुताबिक मैं सारी एंगल्स फाइंड आउट कर सकती हूँ। जैसे ये इसके अपोजिट ये है तो 120 हो गई, ठीक है। इसके अपोजिट ये है तो ये भी 120 हो गई। ये 120 है तो ये स्ट्रेट लाइन में आ रही है, 120 हो गई। तो ये 60 है क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 की होती है, ये 60 है तो ये इसका अपोजिट भी 60। इस हिसाब से जितनी भी एंगल्स थी हमने फाइंड आउट कर ली, सिर्फ हमें रूल्स पता होने चाहिए। फाइन। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, मैथ्स के पोर्शन के। क्वेश्चन नंबर 8 दैट इज व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस नंबर। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? जब भी टू मच लार्जेस्ट नंबर
यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर्स होते हैं। जैसे ये बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर है, 0.00000182 मीन्स के कितने ज़ीरोज़ आ गए तब जाके कोई नंबर बना है। तो ये टू स्मॉलेस्ट नंबर है। यहाँ तो टू लार्जेस्ट नंबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल 128800000, इस तरीके से मैंने इतना बड़ा नंबर लिख लिया, तो ये टू लार्जेस्ट नंबर है। इन तरीके के नंबर्स को हम एक साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं, जो कि मैंने ऑप्शंस दिए हुए हैं ताकि वो रीडेबल हों, ठीक है, या फिर हम उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ, लिख पाएँ, ठीक है, अपनी एक सहूलत के लिए। उसका रूल क्या है? रूल सिर्फ ये है कि आपने जो डेसिमल है उसको मूव करना है। किस डायरेक्शन में मूव करना है वो मैं बताती हूँ। अगर पॉइंट के बाद नंबर्स हैं, ठीक है, तो अगर हम पॉइंट राइट साइड मूव कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम राइट साइड मूव कर रहे हैं तो हमारा पावर नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर हम लेफ़्ट साइड मूव कर रहे हैं डेसिमल पॉइंट को तो हमारा पावर पॉजिटिव होगा। ये एक रूल याद कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, जब भी कोई नंबर आएगा डेसिमल से पहले एक डिजिट होना ज़रूरी है। डेसिमल से पहले, जैसे यहाँ पर डेसिमल से पहले एक डिजिट है ना, ये होना ज़रूरी है। अब देखें, पॉइंट यहाँ से मूव हो रही है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आनी चाहिए, मीन्स के 1.082 ये। तो कितने पॉइंट्स पीछे गई? 5 पॉइंट्स पीछे गई, मीन्स के राइट साइड गई है। राइट साइड गई है तो मैंने पावर क्या कहा है? नेगेटिव होगा। 5 पावर हमारा नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसी से पता चला कि हमारा कितने पॉइंट्स हमारी पीछे जाएगी। सही। इस नंबर को करके देखते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। अब देखें, यहाँ पे पॉइंट होगी लास्ट में, क्योंकि ये एक लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है। तो पॉइंट लास्ट में है तो इसको मूव किस तरफ होना है? लेफ़्ट साइड होना है। तो जितने भी डिजिट लेफ़्ट साइड मूव होगी उतना हम पावर देंगे। सिर्फ ये फोकस करना है कि एक डिजिट हमें पॉइंट से पहले रखना है, ठीक है। चले यहाँ से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद यहाँ पर पॉइंट आ गई, इसके 1.28 मल्टीप्लाई बाय पावर 10 के ऊपर 10 हो गया। पॉजिटिव होगा क्योंकि हमारी लेफ़्ट साइड मूव हुई है। नेगेटिव तब होगा जब हम राइट साइड मूव करेंगे। होप इट इज़ अंडरस्टैंडेबल टू यू। थोड़ा सा ट्रिकी भी नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ अवर जीके पोर्शन। ओके, करंट अफेयर्स पाकिस्तान स्टडी, क्वेश्चन नंबर 9। मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? 1913 में। फाउंड कब हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? 1906 में। और 1937 में फातिमा जिन्ना ने ज्वाइन की थी, ठीक है। तो तीनों कवर हो गए। फातिमा जिन्ना ने कब ज्वाइन की थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? 1939 में। पूछा हमसे किसका गया है, हमारा आंसर है ए 1913। फाइन। क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज द 2023 G20 समिट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? कहाँ पर हेल्ड होगी? इंडिया में होगी। कहाँ? इंडिया में कहाँ? न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में। और फर्स्ट एवर टाइम इंडिया में होगी। फर्स्ट टाइम ये समिट है जो इंडिया में होने वाली है। इवन इंडिया में नहीं बल्कि साउथ एशिया में फर्स्ट टाइम ये समिट होने वाली है, ठीक है। साउथ एशिया में कौन सी नंबर ये समिट होगी? 18th, ये भी याद कर लें, ठीक है। 18th नंबर ये समिट होगी G20 की। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं, दैट इज इनटू हाउ मेनी टाइम जोन्स द वर्ल्ड इज डिवाइडेड? 24 टाइम जोन्स में। कंसीडर एज 24 आवर्स इन अ डे, ठीक है। इस तरीके से ये डिवाइडेड है टाइम जोन 24 टाइम जोन्स में, ठीक है। इन हाउ लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, लॉन्गिट्यूड वे में, क्योंकि प्राइम मेरिडियम हमारा लॉन्गिट्यूड जाता है तो इस तरीके से ये मूव होती है, इसलिए हम कहेंगे ये लॉन्गिट्यूडनल होता है टाइम जोन। फाइन। क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज थिंक एंड ग्रो रिच। दिस इज़ अ बुक रिटन बाय नेपोलियन, ठीक है। नेपोलियन हिल बहुत ही फेमस बुक है जिसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है कि इफ़ यू वांट टू बी रिच यू नीड टू थिंक ग्रो, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही मोटिवेशनल बुक है।
और बहुत अच्छी बुक है बहरहाल। ईडीएस पे चलते हैं। एवरीडे साइंस क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। क्या कहेंगे? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। कार्पोलॉजी किसको कहते हैं? द स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स को। फ्रूट्स एंड सीड्स को हम कार्पोलॉजी कहते हैं, ठीक है। साइटोलॉजी किसको कहते हैं? द स्टडी ऑफ सेल। अब सेल की एवरीथिंग, उसके फंक्शंस, उसका स्ट्रक्चर, हर चीज़ जो सेल की हम स्टडी करते हैं वो साइटोलॉजी कहलाती है, ठीक है। इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी, इको मीन्स एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट का रिलेशन ऑर्गेनिज्म के साथ, मीन्स कि एनवायरनमेंट का रिलेशन ऑर्गेनिजम्स के साथ, कि हाउ दे लिव इन पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो उसको कहते हैं हम इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। पेयर्स का पूछा गया है। अगर सिर्फ क्रोमोसोम्स का पूछा जाता तो हम 46 कहते हैं। यहाँ पर पेयर्स हैं तो उसका हाफ हो जाएगा, दैट इज़ 23 पेयर्स। तो इसको गौर कीजिएगा, कभी कभी सिर्फ क्रोमोसोम्स का पूछा जाता है, कभी पेयर्स का पूछा जाता है, तो जल्दी मत कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रॉड इज़ द यूनिट ऑफ। यूनिट्स भी अक्सर आते हैं, ठीक है। फ्रॉड किसका यूनिट है? कैपेसिटेंस का, ठीक है। इंडक्टेंस का यूनिट कौन सा है? हेनरी। हेनरी, ये भी याद कर लीजिएगा, अक्सर पास्ट पेपर्स में ही आया हुआ है इंडक्टेंस का, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, वोल्टेज। वोल्टेज तो खुद एक यूनिट है, ये खुद एक यूनिट है। किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, फाइन। तो ये भी यूनिट याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। ईडीएस का लास्ट क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर और गैस इज कॉल्ड। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है कि वाटर वेपर्स कितने परसेंट या कितने वाटर वेपर्स हमारे एयर में या एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, जिसे हम कहते हैं ना कि घीमी घीमी हवा है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। तो ये किससे मेजर होती है? हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से, ठीक है। फैथोमीटर तो डेप्थ ऑफ वाटर के लिए यूज़ होता है, हमें पता है, फिर भी मैं लिख लेती हूँ, डेप्थ ऑफ वाटर को मेजर करने के लिए फैथोमीटर यूज़ होता है। यहाँ पर विजिबल हो गया अभी। और स्पेक्ट्रोमीटर तो स्पेक्ट्रम को मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। हाइड्रोमीटर वाटर से रिलेटेड ही होगा कुछ, फाइन। चलते हैं लास्ट पोर्शन की तरफ, दैट इज़ अवर कंप्यूटर पोर्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 17 क्वेश्चन है। इन MS Excel, नेम बॉक्स इज़ यूज टू ऑब्टेन डैश ऑफ द करंट सेल। जो नेम बॉक्स होता है उसमें क्या चीज़ लिखी जाती है? एड्रेस हमारा शो होता है कि हम कौन से सेल में, कौन से कॉलम के, कौन सी रो में खड़े हुए हैं। जैसे A5 मीन्स के ए के 5 नंबर, ए कॉलम है और 5 नंबर सपोज करें उसकी रो है, तो ए कॉलम के 5th रो में मैं खड़ी हूँ, तो वो उसका एड्रेस हो गया, फाइन। तो नेम बॉक्स किसको शो करता है? एड्रेस को। ISDN मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टैंड्स फॉर दैट इज स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। In MS Word, Control E is used to align the text in dash side of paragraph. Control E किसकी शॉर्टकट की है? सेंटर की, ठीक है। टोटल 3 अलाइनमेंट्स होती हैं एक पेज की। जैसे कि कंप्यूटर देखें सेंटर में लिखा गया है, ठीक है। तो ये सेंटर किससे मैंने किया है? कंट्रोल E से मैंने किया है, ठीक है। और ये चीज़ हमारी लेफ़्ट साइड से स्टार्ट हुई है, तो ये लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट अलाइनमेंट होती है, कंट्रोल +L से करते हैं। और जैसे सिग्नेचर वगैरह करते हैं तो हम राइट साइड में करते हैं, ठीक है। तो वो राइट साइड कैसे होता है? कंट्रोल +R से ही होता है, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन मैं छोड़ रही हूँ अब, ये एज अ होमवर्क है आपके लिए, खुद सर्च कीजिएगा। इन MS Excel 2016 वी कैन गो टू सेल A1 बाय प्रेसिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक शीट है, ठीक है, ये एक स्प्रेडशीट है एक्सेल की, आप कहीं पर भी ये सारी डेटा लिखी हुई है,
आप यहाँ पर मौजूद हैं फॉर एग्जांपल, और आपको जाना है पहले फर्स्ट सेल पे, A1 सेल पे। आपको कौन सी जो है शॉर्टकट की प्रेस करेंगे इनमें से, ताकि आप फर्स्ट सेल ऑफ MS एक्सेल पे डायरेक्ट पहुंच जाएं। तो ये प्रैक्टिकल करके देखिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसकी शॉर्टकट की क्या है। थैंक यू सो मच। ये थी हमारी मॉक टेस्ट नंबर 7। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।